देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होता है क्लास 12th का और क्लास 11th का, चाहे आप 11th पढ़ो या 12th पढ़ो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चैप्टर होता है। वैसे हमारी एनसीईआरटी कहती है इसको मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन ये हमें पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं हम वेक्टर्स। अब ध्यान रखना, मैं बहुत एक ही भाषा में बात ख़त्म कर दूंगा। जैसे एक मैकेनिक के लिए हथौड़ा, पिलास, पेचकस ज़रूरी है, वैसे ही फिज़िक्स पढ़ने वालों के लिए वेक्टर्स ज़रूरी है। वेक्टर्स आएगा तो फिज़िक्स आएगा, वेक्टर्स नहीं आएगा तो फिज़िक्स नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो वेक्टर्स आज का टॉपिक है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, मोशन इन अ प्लेन। अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो इसको बोला गया है चैप्टर 4। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अभी हम वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। अब तुम बोलोगे यार ये वेक्टर होता क्या है, क्या नहीं होता, उससे पहले कुछ बातें करता हूँ मैं। देखो, हमारे पास समझना छोटी सी बातें हैं, फिज़िकल क्वांटिटी होती है। अब PQ का मतलब है फिज़िकल क्वांटिटी, समझना अभी थोड़ी देर में, फिज़िकल क्वांटिटी। अब बोलोगे सर फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? तो फिज़िकल क्वांटिटी है आपके पास जैसे मास, टाइम, लेंथ, है ना, फोर्स, इन सबको बोलते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी है ना, जितनी भी चीज़ें होती है फिज़िक्स में, वो सारी फिज़िकल क्वांटिटी। अभी ऊपर ऊपर समझ लो फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया। जो भी पढ़ोगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये वो जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे आप फिज़िक्स के अंदर, वो सारी होती है फिज़िकल क्वांटिटी। अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी की बात करें, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, देखो समझना। अगर मैं फिज़िकल क्वांटिटी की बात करूँ, मैं इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, देखना, दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। और मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, एक जगह लिखा हुआ है 2 किलो और एक जगह पर लिखा हुआ है 2 न्यूटन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में ये फ़र्क है, अगर आप 2 किलो की बात करते हो, लिख दिया मैंने 2 किलो आम, कोई दिक्कत नहीं, सही है भाई, 2 किलो आम समझ में आता है। लेकिन अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स लिखूँ तो कहीं ना कहीं ये बात अधूरी है, क्योंकि आपको पता है जो फोर्स है, फोर्स किसी डायरेक्शन के अंदर ही लगाया जाता है। अब मेरी बात को समझो, जैसे आपने किसी लोहार को बुलाया, किसी मजदूर को बुलाया, आपने बोला भाई तेरे को फोर्स लगा के दीवार तोड़ना है, तो तुम बताओगे ना कि ये वाली तोड़नी, कि ये वाली तोड़नी, कि फोर्स किधर लगाना है, बताते हो ना आप लोग। यानी फोर्स जो ऐसी चीज़ है, फोर्स वो डायरेक्शन के साथ होता है। जैसे अगर मेरे को चाटा मारना है तो यहाँ मारना है, डायरेक्शन फिक्स है कि गाल पे मारना है तो यहाँ मारना है। मुक्का मारना है तो पक्का है कि भाई यहाँ मारना है, डायरेक्शन है ना। देखो, फोर्स भी है, डायरेक्शन भी है कि यहाँ, यानी फोर्स के साथ डायरेक्शन होता है। पर 2 किलो आम के साथ डायरेक्शन नहीं होता। अगर मैं 2 किलो आम बोलूँ तो क्या तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा इस बात से? नहीं। लेकिन जब मैं ऐसे बोल दूँ ना 2 न्यूटन फोर्स लगाना है, तो तुम बोलोगे भाई कहाँ लगाना है, किधर लगाना है, किधर? तो 2 न्यूटन फोर्स बताते वक्त आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। यानी कहानी क्या है कि ये जो चीज़ है वो अलग है और ये जो चीज़ है अलग है। क्यों अलग है? यहाँ पर डायरेक्शन, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की नीड भी पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है? डायरेक्शन की नीड पड़ती है। तो जिस चीज़ में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है, उसका नाम रखा गया है वेक्टर्स, जो हमारे चैप्टर है। और जिस चीज़ में सिर्फ वैल्यू बताए और काम हो जाए, उसको बोलते हैं हम स्केलर। क्या बोलते हैं? तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम स्केलर। तो हम स्केलर और वेक्टर को समझने वाले हैं। आप इतनी सी बात को आप नोट कर लो, और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। चलो अब काम की बात करते हैं। अगर काम की बात किया जाए तो डेफिनेशन की बात की एग्ज़ाम में क्या लिखना है अगर आ गया तो। देखो, स्केलर के लिए बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप पढ़ पाओ तो, कि स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई? वैल्यू। जैसे 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, तो ये क्या हो गया? वैल्यू। जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो और नो नीड ऑफ डायरेक्शन फॉर देयर स्पेसिफिकेशन, और डायरेक्शन की नीड ना पड़े उनके स्पेसिफिकेशन के लिए। जैसे लैपटॉप में स्पेसिफिकेशन होता है ना, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, बात समझ पाए हो? वैसे हमारे पास क्या है? एक वेक्टर, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ेगी।
सिर्फ वैल्यू से काम चल जाएगा। वेक्टर किसे बोलेंगे? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, यानी जिसके पास वैल्यू भी हो, जैसे 2 न्यूटन, और एज वेल एज साथ ही साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, उसके पास डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन इन साउथ की फोर्स लगाना है साउथ में, यानी जिन चीज़ों के पास वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए उनको बोलेंगे वेक्टर, और जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड और काम चल जाए, उसको बोलेंगे हम स्केलर। क्या बात समझ में आ गई सबको? तो प्लीज़ नोट इट डाउन, अच्छे से नोट्स बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 100 बात की एक बात है, वेक्टर उसको बोलेंगे जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है चीज़ को बताने के लिए, है ना, और स्केलर उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ वैल्यू से काम चल जाए, यानी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। स्केलर जिसमें वैल्यू के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, क्या कहलाएगा वो? वेक्टर। तो बड़ी आसान बात। अच्छा, और कहानी को समझते हैं। देखो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप समझ लो कि वेक्टर्स के एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास। वेक्टर्स, हमारा चैप्टर ही वेक्टर है, तो एग्जांपल हो गया आपका फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं? वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, ठीक है ना। फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, और एक्सेलरेशन भी इस तरफ, तो यहाँ पर डायरेक्शन की नीड पड़ती है। कुछ एग्जांपल्स है, हज़ारों एग्जांपल, लाखों एग्जांपल हो सकते हैं, पर हमने 2-3 ही लिखा है। समय के साथ आप सीख जाओगे कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है कि बताइए जो प्रेशर है, प्रेशर वो स्केलर है या वेक्टर है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रेशर जो है वेक्टर नहीं है। तो कभी एग्ज़ाम में आए तो ध्यान रखना, प्रेशर वेक्टर नहीं है, और ये आपको बाद में पता लगेगा जब आप चैप्टर पढ़ोगे प्रेशर वाला, चैप्टर 9। पर अभी तुम्हारे स्कूल में टशन मारने के लिए टीचर्स पूछ लेते, तो आपको पता रहना चाहिए। एक ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे टशन के लिए भाई प्रेशर क्या है, बच्चों को लगता है ये रहा प्रेशर, ओहो डायरेक्शन, वेक्टर, पर ऐसा नहीं होता। प्रेशर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना। छोटी सी बात, स्केलर भी नहीं होता, ये टेंसर होता है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे हम फ्यूचर में, अभी इतना सोचना नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये वेक्टर है वेक्टर, तो अब बात करते हैं कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लिखो फटाफट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि भाई वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे वेक्टर को, ये बताओ। तो देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है समझना। देखिए अब छोटी सी बात समझना, ऊपर देखो सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा कि फोर्स है फोर्स, तो हम कागज़ पर कैसे कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ये देखिए ये है फोर्स, इस तरफ फोर्स को एक लाइन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये फोर्स है, ऐसे। जहाँ पर समझना इस बात को, ये जो एरो है, एरो वो डायरेक्शन के जैसा दिखाई दे रहा है ना, एरो की तरह। जहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, लेंथ वो बताएगा वैल्यू, और डायरेक्शन तो आपको पता लग रहा है कि इस तरफ है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखूँ कभी ऐसा, तो आप क्या समझोगे कि भाई मैंने बोल दिया कि मान लो ये फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो एक बात तो पक्का है कि दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, सेम। लेकिन इसका जो लेंथ है, लेंथ मैग्नीट्यूड इसका छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा। यानी अगर ये 10 न्यूटन का हुआ तो ये 50 न्यूटन का होगा, बड़ा है इससे। या 40 का होगा या 38 का होगा, लेकिन उससे बड़ा होगा। यानी कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी वेक्टर को, तो ये जो ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ जो है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? या इसको आप ऐसे बोल दो कि ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू। तो ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू को बताता है, और ये जो है ना डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन किसको बताता है? डायरेक्शन। अब मेरी बात को समझना, बहुत बेसिक बात। यहाँ पर इस वाले को बोला गया टेल, कि वेक्टर का टेल है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, और इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। तो एक वेक्टर के अंदर एक पॉइंट होता है आपका टेल और दूसरा पॉइंट होता है आपका हेड, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भैया देखो इस तरफ ना वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी, इस तरफ है वेलोसिटी वेक्टर, तो आप बोलते हैं अच्छा जी वेलोसिटी की वैल्यू इतनी है, मैग्नीट्यूड इतनी है, और डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अगली बार बोल दिया जी ये है वेलोसिटी वेक्टर, इससे क्या पता लगता है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी, इससे क्या पता लगता है कि भाई ये वाली वेलोसिटी बड़ी है और डायरेक्शन भी क्या है, अलग। तो ऐसे कागज़ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। दैट इज़ अ टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। प्लीज़ नोट इट डाउन। अब देखिए वेक्टर का ज्ञान चाहिए आपको, तो एक बात को ध्यान रखना,
बहुत ही सिंपल भाषा है, सिंपल लैंग्वेज है, बड़ी आसान चीज़ है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका साथ जीवन भर कभी नहीं छोड़ती, ये छोड़ भी नहीं सकती। देखो आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया के अंदर तलाक सिर्फ 1% लोगों का ही, उससे भी कम होता है। इंडिया के अंदर अगर आपकी शादी हो गई तो तलाक का चांस बहुत कम है। बात ही समझे? जैसे पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारी वाइफ है ये, और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा भाई है ये। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, भाई बहन भी कहाँ साथ छोड़ते। तो कुल मिला के बात समझो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चुन रहे हैं उसमें इधर हम वाई मानते हैं, वाई एक्सिस बोलेंगे इसको, वाई एक्सिस। इस तरफ को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और इस तरफ को बोलते हैं हम माइनस एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस। क्या बचपन में आप एक बार देख चुके हो ये? वैसे एक तीसरा भी होता है जेड। देखिए जो बाहर निकल रहा है, बाहर इस तरफ, इसको बोलते हैं हम जेड एक्सिस, और जो अंदर घुसा हुआ है माइनस जेड एक्सिस। तो हमारे पास 3 एक्सिस है। अब यहीं से खेल स्टार्ट होगा। ये बनाया है क्यों भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने क्यों बना दिया, इसका महत्व आपको बाद में पता लगेगा। जैसे आज तक हम ये नहीं जान पाए कि दुनिया क्यों बनी, हम क्यों पैदा हुए हैं नेटफ्लिक्स देखने के लिए तो नहीं, है ना, वेब शोज देखने के लिए, इन सब के लिए नहीं पैदा हुए। पता ही नहीं है क्यों पैदा हुए, बस हो गए, ठीक है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया है। तो वैसे ही है ना, हमें पता नहीं है कि हम क्यों पैदा हुए हैं। वैसे ही आपको ये पता लग जाएगा, मरते वक्त पता लगता है, अच्छा इसलिए पैदा हुआ था, रह गया वो करना। या मतलब ज़्यादातर लोग जो है ना, सीनियर लोग जो बुढ़ापे में होते हैं, वो यही बात कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं चला स्टार्टिंग में कि हमें किस लिए पैदा हुए। अब हम कुछ कर नहीं सकते तो अब पता लग रहा है। तो वैसे इसका महत्व आपको बाद में पता लगेगा। अभी तो बस मान लो कि है ये कुछ, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। आइडिया ये है कि मैं अगर ऐसे बोलूँ, इस तरफ की जो, सुन लो, इस तरफ है एक्स एक्सिस, मैं ऐसे बोलूँ कि कोई बंदा एक्स एक्सिस में खड़ा है, तो अपने आप आपके मन के अंदर आ जाएगा कि बंदा इधर कहीं खड़ा है। अगर मैं ऐसे कर दूं कि एक्स एक्सिस में 0 पर खड़ा है, तो ये जो वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम 0,0,0, तो आप समझ जाओगे कि भाई वो यहाँ पर खड़ा है एक्स में। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि वो ना एक्स में 3 मीटर पे खड़ा है, तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि 3 मीटर मतलब यहाँ कहीं खड़ा होगा, वो बंदा यहाँ कहीं खड़ा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कहीं ना कहीं आपको किसी पार्टिकल का, किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी कुत्ते का, किसी बिल्ली का, ठीक है ना, आपको एक लोकेशन देगा, आपको उसकी स्टडी करवाने में हेल्प करेगा, है ना। बात समझ पा रहे हो? उसका लोकेशन देगा आपको। बात समझ पा रहे हो? तो बड़ा आसान है ये, अभी समझ जाओगे धीरे धीरे। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम की खास बात क्या है जो सबसे ज़्यादा हम वेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, ये कि देखिए जो एक्स है, एक्स की डायरेक्शन को ऐसे बोला जाता है एक्स कैप, या फिर इसको बोलते हैं आई कैप। वैसी वाई की डायरेक्शन को हम बोलते हैं वाई कैप, या इसको बोलते हैं जे कैप। और जेड की डायरेक्शन इसको बोलते हैं जेड कैप, या फिर इसको बोलते हैं हम के कैप। आप बोलोगे सर मुझे समझ नहीं आया। देखिए समझाने का बड़ा आसान तरीका है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ 2 मीटर आई कैप, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि जो व्यक्ति है 2 मीटर गया है किस तरफ, 2 मीटर गया है एक्स की तरफ, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन को हमने आई कैप माना है। कि यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो वक्त के साथ समझ जाओगे, बस देखते रहो। वैसे मैं आपसे ऐसे बोलूँ 2 मीटर आई कैप और यहाँ माइनस लगा दूँ तो क्या समझोगे? आप इसको ठीक से पढ़ो। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है 2 मीटर इंटू में माइनस आई कैप। देखिए माइनस साइन हमेशा आई और जे के साथ लगता है। इसका मतलब क्या है कि 2 मीटर माइनस एक्स की तरफ, पीछे की तरफ चला है, क्योंकि माइनस आई का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। वैसे ही अगर मैं लिख दूँ 2 मीटर के कैप, तो आप ये समझेंगे कि व्यक्ति जो है वो 2 मीटर बाहर की तरफ चला है। यानी कि देखो कितना आसान हो गया आई जे के की हेल्प से बातों को करना। अब मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा आपसे फ्यूचर में कि भैया बात ऐसी है, जो फोर्स है ना, फोर्स वो 12 न्यूटन है आई कैप में, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन इस तरफ। अगर इन फ्यूचर में बात करूँ आपसे कि भैया देखो वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और लिखा हुआ है ऐसे जे कैप, तो
तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 20 है और डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार से हमने एक चीज़ बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो वेक्टर की स्टडी करने में हेल्प करता है। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम डायरेक्शन को निकाल लेते हैं और उस डायरेक्शन की हेल्प से हम चीज़ों को लिख पाते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है जीवन को जीना पढ़ना, है ना। तो आप इसको नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए वेक्टर के अंदर जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर का अलग ही महत्व है। देखिए पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में जाओगे तो ये बहुत यूज़ होगा। देखो पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो मैंने कहा देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैंने कहा देखिए कोई व्यक्ति जो है वो है ना x में 2 चला, y में 3 चला, तो हम कहेंगे चलो x में 2 चला, y में 3 चला और यहाँ जाके खड़ा हो गया, तो ये जो पॉइंट है उसकी पोजीशन है। क्या इसकी पोजीशन? तो इसको कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए भाई x में वो 2 चला है, y में 3 चला है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2,3 लिख सकते हैं ना उसकी पोजीशन लोकेशन 2,3। आपको पता होना चाहिए जब भी हम एक ब्रैकेट लगाते हैं तो पहला x लेता है, दूसरा y और तीसरा z, x y z। आप 9th 10th में पढ़ के आए हो ये। अच्छा मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि ये जो है पोजीशन है पार्टिकल का, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है सर? वेक्टर का मतलब ये है कि इनिशियली वो यहाँ पर था, अब वो चला किस तरफ? अगर देखो चला तो हकीकत में ऐसे चला है वो, पर हमें बताना है पोजीशन वेक्टर। क्या बताना है? पोजीशन। तो आप कैसे बोलोगे? सबसे अगर आप यहाँ पे खड़े होके, अगर कोई बंदा यहाँ पर है, मान लो आपका दोस्त यहाँ है, आप उसकी पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन के साथ कैसे बताओगे? आप बोलोगे देखो भाई वो रहा बंदा, बात ही समझे, वो चल के कैसे भी गया है। जैसे कि मान लो जब मैं उस गेट में घुसा तो सबसे पहले मैं अपने ऑफिस में गया, फिर वहाँ से निकल के यूँ AC ऑन किया, फिर मैं यहाँ आया। लेकिन उस बच्चे से कोई पूछेगा सर कहाँ पर है, सर की पोजीशन क्या है, तो बच्चा मेरी तरफ इशारा करेगा सीधा, सर वो रे। आप कैसे आए हो मुझे नहीं पता, है ना, पता क्या? नहीं। अगर मेरे से आपके पापा पूछेंगे मेरा बच्चा कहाँ है, मैं बोलूँगा ये रहा। तो दैट इज़ व्हाट पोजीशन वेक्टर, सीधा। तो मैं बोलूँगा भैया देखो बात ऐसी है, वो बंदा कैसे भी चल के गया हो मुझे उससे मतलब नहीं है, वो उसकी पोजीशन है कहाँ। तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉप किया और ये जो वेक्टर बना, वेक्टर जिसका टेल ये रहा, इनिशियल पॉइंट टेल, जिसका हेड ये रहा, और ये जो वेक्टर है वेक्टर डायरेक्शन के साथ, वो है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर को लिखे कैसे? तो हम ऐसे कह सकते हैं उसको, देखिए उसने जो पोजीशन अचीव की है उसको लिख सकते हैं हम P वेक्टर। अब मेरी बात को समझना, अब पोजीशन वेक्टर को मैं लिखूँगा P वेक्टर, ऐसे वेक्टर का साइन लगाना, डायरेक्शन। वो कैसे अचीव होगा? जब बंदा 2 मीटर आई कैप में जाएगा प्लस 3 मीटर जे कैप में जाएगा, क्योंकि ये है 2,3। देखिए पोजीशन जो है पोजीशन वो है इस तरफ, पर ये पोजीशन उसको मिली कैसे? जब वो 2x में गया और 3y में गया। तो इस प्रकार से हम पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं, जहाँ पर ये जो साइन है, साइन ये वेक्टर का निशानी बता रहा है कि मैं वेक्टर हूँ, मैं पोजीशन वेक्टर हूँ, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये है 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ये है 3 मीटर, तो बताओ जो ये P माना है हमने P, ये P की लंबाई कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ मैं। देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो जो मेरा P आएगा P, वो P कितना आएगा? P आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या आप इतने गरीब हो दिमाग से कि पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता आपको? आता ही होगा। कोई ऐसा है क्या? कोई नहीं ना ऐसा कि पाइथागोरस ना आता हो। सबसे भारी चीज़ 8th 9th 10th में ही सिखाते हैं, पाइथागोरस पाइथागोरस पाइथागोरस। पाइथागोरस में कुछ नहीं करते, अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, हाइपोटेन्यूस, तो अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए इसका आंसर आ गया 4 + 9 कितना हो गया? 9 4 13। तो देखिए जो आपका ये जो लंबाई आया, ये जो वैल्यू आई कितनी आई? 13। इसको आप क्या बोलते हो? ये जो इसको बोलते हो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। यानी कि मैं आपको कंक्लूज़न दे रहा हूँ। कंक्लूज़न ये है कि अगर आपसे कोई कहता है कि एक पार्टिकल जो है, पार्टिकल वो मान लो 7,8 पर है, 7,8 पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखिए।
तो आप बोलिएगा सर इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ना, पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर, वो होगा 7i कैप 8j कैप। अगर वो आपसे कहता है कि पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालिए या उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड, तो आप पता क्या बोलना, सर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड वो कुछ ऐसा होगा √7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई कैप के बगल वाला जे कैप के बगल वाले का रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमें, मैग्नीट्यूड। और इसके पीछे हमारे दिमाग में लॉजिक क्या चल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बात समझ में आती है? दैट इज व्हाट पोजीशन वेक्टर। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जब आप पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या क्या सिंबल यूज हो सकता है। देखो मैंने कहा किसी बंदे ने बोला ये है 2, 3, 5, तो जरूरी नहीं है कि इसको वो पी वेक्टर बोले। मेरा मन किया मैंने कह दिया कि आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। उसने नाम पी नहीं रखा, अरे भाई उसने नाम पी नहीं रखा, उसकी मर्जी। जैसे हम स्पीड को कभी एस बोलते थे, फिर हम स्पीड को यू बोलते थे, फिर स्पीड को हम वी बोलते थे, कभी हम डिस्टेंस को एस बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कभी डिस्प्लेसमेंट को डी बोलते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोलते हैं। तो भाई ये डिपेंड करता है कि बंदा नाम क्या रख रहा है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर का नाम पी वेक्टर था, वैसे इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, आर वेक्टर। तो बताइए आर वेक्टर की आप वैल्यू लिखना चाहे तो कैसे, आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2x में, 3j में और 5k में, x y z, x के लिए i, y के लिए j और z के लिए k। अगर आपसे कोई बोले कि भैया मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो आर वेक्टर का, आप मैग्नीट्यूड निकालिए आर वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो आप बोलेंगे सर बात ऐसी है, देखिए जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका मैग्नीट्यूड वो पक्का कुछ ऐसा होगा √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वैसे ही 5 का स्क्वायर, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और इसका जो आंसर आएगा √38। यानी कहने वाली बात क्या है बेटा, कहने वाली बात ये है कि इसका पोजीशन को जो वेक्टर है वो ये है, पर पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो √38 है। क्या है इसमें, क्या है, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों साथ में है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ वैल्यू। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सुंदर सुंदर बच्चों, तो बच्चों देखो अगला जो टॉपिक होता है ना हमारे पास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बड़ा आसान है समझना। कि देखिए मैं आपसे ऐसे बोलूं कि कोई बंदा यहाँ पे था, फिर यहाँ चला गया, मतलब यहाँ डिस्प्लेस हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेस। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है हमें। आसान सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका। मान लो कि बोले कि भाई स्टार्टिंग में वो 2,3 पे था, बाद में वो चला गया 4,1 पे, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बड़ा आसान तरीका है, आप ये देखो x में पहले 2 पर था, अब x में है 4 पर, कितना डिस्प्लेस हुआ, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 - 2। तो हम बोलेंगे भैया देखो x के अंदर 4 में से 2 हुआ डिस्प्लेस, 4 - 2, तो ये x के अंदर हुआ, प्लस साथ ही साथ y के अंदर क्या है, फाइनली 1 पर है, इनिशियल 3 पर था, यानी फाइनल 1 - इनिशियल 3, ये हुआ y के अंदर। और जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको डी वेक्टर लिख रहा हूँ अभी के लिए मैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया वो आ गया आपका 2i कैप - 2j कैप, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बात समझ में आई? अगर मैं आपको नोट करने के लिए दूँ, जैसे एक क्वेश्चन दूँ कि देखिए 2 पार्टिकल है, एक का पोजीशन वेक्टर, एक का पोजीशन वेक्टर है ये 2i 3j 5k, 2 पार्टिकल नहीं है, मान लो एक ही पार्टिकल है ये आर वेक्टर, ये डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया 2, डिस्प्लेस 2, जो फाइनल है आर फाइनल, ये आर इनिशियल है, आर फाइनल उसकी पोजीशन है वो आर फाइनल है, मान लो 3i कैप 11j कैप 9k कैप। मतलब कोई बंदा है जो कहाँ पर था, कोई बंदा है पहले 2,3,5 पर, पहले कहाँ पर था 2,3,5 पर, अब उसका डिस्प्लेस हो गया, कहाँ चला गया वो डिस्प्लेस होके 3, 11,
9 पे। तो बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे फाइंड करोगे बताओ? फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बड़ा आसान नहीं है फाइंड करना, बताओ। आप बोलोगे देखो भाई डी वेक्टर क्या होता है, डी वेक्टर, तो जो डी वेक्टर होगा वो होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप और जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप। बात नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? अरे यार पहले यहाँ पर था, इसको ड्रॉ कर लो। यहाँ पर था 2, 3, 5। अब कहाँ पहुँच गया वो? यहाँ 3, 11, 9। पूछा है बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा ये, तो हम बड़ा आसान है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। 3 - 2 डी वेक्टर क्या आ जाएगा? 3 - 2 आई कैप प्लस 11 - 3 जे कैप प्लस 9 - 5 के कैप। तो ये इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आ गया? ये लिखा हुआ है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो प्लीज़ नोट इट डाउन दोनों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो काम की बात आ जाओ। देखो अभी तक जो भी पढ़ा आपने उसे बोलते हैं मजाक, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट मजाक था, ठीक है ना। कहते हैं कि हंसी मजाक करने से खून बढ़ता है, ठीक है, तो वही खून बढ़ाया अभी तुम्हारे शरीर में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब मेरी बात सुनो, एक छोटा सा टॉपिक होता है एक्सियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर। अभी बस सिर्फ नाम है रखना, नाम कि ऐसा कुछ होता है बस, एक्सियल एंड पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर इसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। ध्यान रखना ये वेक्टर कौन सा होता है? रोटेशन मोशन में। देखिए रोटेशन मोशन में जो वेक्टर आएगा ना उसको बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर, और जो अभी हम पढ़ते हैं नॉर्मल उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे रोटेशनल मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एक एक्सियल वेक्टर। क्या हो जाएगा वो? बात समझ में आया? तो छोटा सी बात थी जो इतना वो नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। अभी बस याद रखेंगे कि ऐसा कुछ होता है। याद रखने के लिए लिख लेंगे कि भाई रोटेशन मोशन में जो वेक्टर आएगा उसको बोल देंगे हम एक्सियल वेक्टर, ठीक है। इसे लिख लो कहीं पे। देखिए अब चैप्टर अब नया मोड़ लेगा, नया रुख लेगा। अब है चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा। देखिए कुछ बातें आपको पहले क्लियर कर दूं मैं कि जो वेक्टर का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ईमानदारी से पढ़ना। अब देखो वेक्टर को लिखना हम सीख गए। अगर मुझे किसी वेक्टर को लिखना है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये देखो एफ वेक्टर, तो ये मैंने बोला एफ फॉर फोर्स होता है, 2 आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप। तो आपको आइडिया लग चुका है कि सर ये कहना चाहते हैं कि ये एक फोर्स वेक्टर है जिसमें फोर्स आई में भी है, जे में भी और के में भी। मतलब एक्स में भी फोर्स है, वाई में फोर्स है और जेड में फोर्स है। मतलब आप पढ़ना सीख गए वेक्टर के बारे में। अब ना कुछ बेसिक टर्म्स को सीखना पड़ेगा, कुछ नाम को समझिए। जैसे हम आपको कुछ नाम दे रहे हैं, पहला या कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा आपको। पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास, समझना। कॉन्सेप्ट बोल दो या इसको बोल दो टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे नाम होते हैं इनके, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सा मार्केट में नाम चल रहा है। पहला पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है समझना। अगर आपके पास 2 वेक्टर है, समझना, जैसे मैंने कहा ये छोटी सी बात है, क्या समझ में आया बताओ इनके बारे में? कुछ समझ नहीं आया? भी आएगा। क्लोन कैसे करेंगे? ऐसे। अब देखो इन वेक्टर की बात करें तो क्या ये दोनों बिल्कुल इक्वल है? उसकी तो क्लोन है, फोटोकॉपी है। इक्वल है वैल्यू में भी और डायरेक्शन में भी, तो ये कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएंगे? 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ए वेक्टर 2 आई कैप, बी वेक्टर 2 आई कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। डायरेक्शन भी सेम है और वैल्यू भी क्या है? सेम। इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अच्छा इक्वल वेक्टर लिख लोगे खुद से, विच हैज़ 2 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो ना, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम वैल्यू एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। दूसरी बात समझना, छोटी सी बात, यहाँ पर एक नोट करवा रहा हूँ। नोट, अगर मैं लिखता हूँ कोई वेक्टर है
जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, आई कैप मतलब 10 न्यूटन वैल्यू है और आगे की तरफ है। सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 न्यूटन है और आई कैप आगे की तरफ है। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आया तब भी इस वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्यों? अभी भी क्या है वैल्यू 10 न्यूटन और डायरेक्शन क्या अभी भी सेम। यानी वेक्टर की हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जब भी हम वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, नोट करने वाली बात क्या है, इफ़ पैरेलल शिफ्टिंग इज डन, पैरेलल शिफ्टिंग इज डन, शिफ्टिंग इज डन, वेक्टर रिमेन्स सेम, वेक्टर रिमेन्स सेम। ध्यान रखना, फटाफट दो बातों को, इसकी डेफिनेशन लिखो, ये नोट पॉइंट लिखो, फिर हम काम की बात करेंगे। अगर पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो वेक्टर्स रिमेन सेम। अब ये जो टॉपिक है नेगेटिव वेक्टर, ये आया ही कैसे समझना। देखो, मैंने कहा कि मान लीजिए कोई वेक्टर है इस तरफ 10 न्यूटन आई कैप और कोई वेक्टर है इस तरफ 10 न्यूटन माइनस आई कैप। तो दोनों में किस बात का फ़र्क है बताओ? दोनों की वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब क्या, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो हम बोलेंगे ए जो है बी का नेगेटिव है और बी जो है ए का नेगेटिव। अरे भाई, जो बी क्या है? ए का नेगेटिव। समझ में आया ना? तो फटाफट नोट कर लोगे आप, कंफ्यूज मत होना, दोनों बात एक ही है। देखिए अगला टॉपिक बड़ा प्यारा है, सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है ना। इतना इम्पोर्टेंट है कि 3 बार लिख दिया मैंने, ठीक है ना। मतलब कहते हैं ना कि जब शादी होती है तो 7 जन्म का रिश्ता जुड़ जाता है। तो ये जो टॉपिक है इसके साथ भी तुम्हारा अभी से लेके जब तक तुम साइंस के टच में रहोगे तब तक का रिश्ता जुड़ गया। जब तक साइंस के टच में रहोगे, जब तक पढ़ाई करते रहोगे। टॉपिक का नाम है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। वैसे ज़्यादा फेमस नाम इसका होता है, इसका दूसरा नाम बता रहा हूँ आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जो हम पहले ही देख चुके हैं प्यारे बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ऊपर से समझ लो कि एक तरह से वैल्यू की बातें की जा रही है, एक वेक्टर की वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए एग्जांपल में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई वेक्टर है v, वो लिखा हुआ है ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं v के ऊपर वेक्टर ऐसे डब्बा, और आंसर जो इसका आता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तुम्हें लग रहा होगा अभी हमने पढ़ा था ऐसा, वही तो है ये। बस इस बार मैंने क्या बताया, सिंबल, कि मैग्नीट्यूड को लिखने का सिंबल होता है v का मॉड, इसको बोलते हैं मॉडुलस। एग्जाम्पल समझना, मैंने कहा देखिए हमारे पास कोई वेक्टर है, मान लीजिए f वेक्टर फोर्स, वो लिखा है 2i कैप, 3j कैप, 11k कैप। अब मुझसे कहा कि भैया मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मैग्नीट्यूड। तो मैं अब ऐसे नहीं बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा। मैंने ऐसे लिख दिया फाइंड और ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब क्या फाइंड करने कह रहा है वो? मैग्नीट्यूड। तो मैं लिखूँगा सॉल्यूशन के अंदर कि भैया आप कह रहे हो कि मॉड ऑफ f, और मॉड ऑफ f का मतलब होता है i वाले का, j वाले का, k वाले का, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 11 स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लेट अस डू अ सिंपल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने दिया कि भैया बात ऐसी है कि r वेक्टर है माइनस का 2i कैप, 3j कैप, माइनस 5k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, अंडर रूट ऑफ कितना हो गया है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान रखना, माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब इस माइनस साइन का भी स्क्वायर होगा। ध्यान रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर हो। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से समझ के नोट करो। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 7 जन्म का रिश्ता बन गया आपके साथ, इसके साथ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो, अभी तक आप क्या जानते हो कि एक वेक्टर होता है, वेक्टर। वो वेक्टर 2 चीज़ों का संगम होता है मिलन के कारण। जैसे एक होता है मैग्नीट्यूड
अरे हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक वेक्टर दो चीज़ों का मिला हुआ पार्ट है, समझो, हिस्सा है। वेक्टर दो चीज़ों के मिलने से बनता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप वेक्टर का एक हिस्सा समझ गए हैं मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है कि अगर मुझे डायरेक्शन निकालना हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ कि देखो, वेक्टर को लिखूँ और जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसको नीचे ले आऊँ, तो जो इस हाथ में बचेगा उसको बोलेंगे हम डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। अब ध्यान रखना कि जब भी आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाए, आप क्या करोगे? आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, जो इस फॉर्मूले से निकला है। जो फॉर्मूला कहता है वेक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड को नीचे ले आया तो सिर्फ क्या बचा? डायरेक्शन। आप बोलोगे सर हमें पता नहीं, क्वेश्चन करके दिखाओ। तो क्वेश्चन ये, मान लीजिए वेक्टर ये है आपका 2i कैप 3j कैप 5k कैप। मैं कहता हूँ फाइंड डायरेक्शन। मान लो ये फोर्स है, मान लीजिए ये फोर्स है, फोर्स। मैं कहता हूँ कि भाई फोर्स की डायरेक्शन निकालो, इसका डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन तो कैसे निकालो डायरेक्शन? तो आप बोलेंगे सर देखिए, जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन डायरेक्शन को मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूँ, डायरेक्शन। आप बोलोगे मुझे वेक्टर को 2i कैप 3j कैप 5k कैप, मुझे वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, और मैग्नीट्यूड होता है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो आंसर आ गया 2i कैप 3j कैप 5k कैप अंडर रूट ऑफ 38। अब ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं हम डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो, वेक्टर लिखो, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्लीज़ नोट इट डाउन। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें सेंस ना हो रहा हो कि ये नॉर्थ थोड़ी है, साउथ थोड़ी है, ये डायरेक्शन है, पर तुम्हें पता नहीं लग रहा है, तुम नहीं देख पा रहे, तुम्हारी गलती। पर रियलिटी में डायरेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमें समझना आ रही हो गलती हो, सही है, बस अभी हम समझ नहीं पा रहे। क्या बात समझ में आई? प्लीज़ नोट इट डाउन। अब छोटी छोटी बातों को समझो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखिए क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक वेक्टर है इस तरफ, ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है इसका नाम है ए, और ये लिखा है 2i 3j। अब मुझे कह रहा है कि एक दूसरा वेक्टर है जो है b। क्या है? b। जो b वेक्टर है b। अब ये कह रहा है कि a और b है ना, जो उन दोनों के उसमें फ़र्क है, वैल्यू में फ़र्क है, मतलब a छोटा है b बड़ा है, पर डायरेक्शन क्या है? सेम। तो क्वेश्चन ये है कि देखो, जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू है 20 न्यूटन, या 20 वैल्यू है, तो फाइंड b वेक्टर। अब क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आया होगा, देखो समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको a वेक्टर दिया है और b की वैल्यू दी है, पर पूछा क्या है? b वेक्टर। यानी b वेक्टर के लिए क्या चाहिए? अगर मैं बात करूं तो b वेक्टर के लिए देखो, सॉल्यूशन का पार्ट ये होना चाहिए। अगर मुझे b वेक्टर लिखना है तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, और साथ ही साथ में क्या हो? बगल में डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? उसने b का मैग्नीट्यूड दिया पर डायरेक्शन नहीं दिया, और डायग्राम से ये बोल रहा है कि जो a है और b है आपस में क्या है? सेम डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन। क्या इनका? पैरेलल है दोनों। तो मैं ये बोलूँगा, देखिए भाई बात ऐसी है कि देखिए, अगर मुझे b वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो 20 दिया हुआ है, अब मुझे डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो मैं ये सोच सकता हूँ क्या, कि जो डायरेक्शन a की है वही डायरेक्शन b की। तो मैं कह दूँगा कि यहाँ पर लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा? डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। सो आप निकालो डायरेक्शन ऑफ a, निकाल लो डायरेक्शन ऑफ a, निकाल लो। एक डायरेक्शन कितनी आएगी बताओ? वो आएगी, एक वेक्टर की डायरेक्शन है, वेक्टर लिख दो पहले। वेक्टर है 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 2i कैप 3j कैप अंडर रूट कितना हो गया बताओ? 13। अब क्या करेंगे? तो अब उसको अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा? जो b वेक्टर होगा वो होगा 20 इंटू में डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन a का और b का सेम है, तो a का निकाल के पुट कर रहा हूँ यहाँ पे b में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2i कैप
3j कैप रूट ऑफ 13। तो ये इसका आंसर हो गया। तो किसको समझ नहीं आया ये बताओ। समझना बड़ा आसान था। देखो मैंने कहा अगर क्वेश्चन कि भैया इसकी वैल्यू पता है तो इसका डायरेक्शन मैं निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ? जो डायरेक्शन ऊपर वाले का वही क्या है नीचे वाले का, क्योंकि ए एंड बी क्या है क्वेश्चन में गिवन, क्या है गिवन कि ए एंड बी आर पैरेलल। ए एंड बी क्या है पैरेलल, आर पैरेलल, पैरेलल। या ऐसा बोल सकते हैं ए इज़ अलोंग बी, या बोल सकते हैं ए इज़ अलोंग बी। अलोंग बी का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ए वेक्टर इज़ अलोंग बी वेक्टर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई देखो बी की वैल्यू पता है और डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन ए के बराबर होगा, तो ए का डायरेक्शन ही निकाल के वहाँ पुट कर दिया। प्लीज़ नोट इट डाउन। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे आ सकता है। देखो अगर किसी से क्वेश्चन नहीं होता है, देखो क्लियर बात ये है कि आप मेरे से पूछोगे, है ना। मतलब जैसे आप अपनी फैमिली के साथ एकदम ओपन रहते हो, ठीक है ना। जैसे घर में क्या होता है, आप ज़्यादा शर्म नहीं करते खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, उठने में, बैठने में, मम्मी से बदतमीजी करने में। तो मतलब ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि जितना आप फ्रीडम फील करते हो, नहीं मम्मी से बदतमीजी तो सारे ही करते होंगे तुम में से, क्योंकि भाई मम्मी को होता है बहुत सारा हक, पता है हम कुछ भी बोल देंगे प्यार ही मिलना है। नहीं वही है ना बात, गारंटेड। अच्छा चलो जो भी है, सुनो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी, या ये मत सोचो कि 4 लोग देख रहे हैं, मैंने अगर पूछ लिया मेरे को आया नहीं तो 4 लोग क्या सोचेंगे। 4 लोगों को खुद ही कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। वो खुद सोच रहे हैं कि भाई चलो मेरे बदले पूछ लिया, अच्छी बात। तो 4 लोगों को में कोई कुछ नहीं सोचता, हम ही सोचते ज़्यादा। हकीकत यही है। ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो नहीं सोचना। अब काम की बात ये है कि क्वेश्चन ना बड़ा आसान होता है। जैसे क्वेश्चन ऐसा देते कभी कि भाई देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसकी वैल्यू है 4√3, और इसका जो ये जो वेक्टर है अलोंग या पैरेलल है, मान लो 2i कैप 1j कैप 1k कैप, कुछ भी ले लो। मैंने एग्जांपल में ये ले लिया, मान लो इसके अलोंग है, और बोले कि भाई बताओ मतलब ए का वैल्यू दिया है, सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड। आपसे बोले फाइंड ए वेक्टर, तो आप बोलोगे देखो भाई ए वेक्टर फाइंड करने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा चाहिए हमें डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो ये रहा 4√3, और डायरेक्शन जो इसका हो वही इसका है, तो हम इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। और डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, हम 2i कैप 1j कैप और 1k कैप को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लो आ गया आंसर। तो क्या इतनी सी बात आप कर नहीं सकते? तो देखो मैंने क्या कहा कि मुझे फाइंड ए करना था। क्या करना था? फाइंड ए। मुझे फाइंड ए करना है। अब ए के अंदर क्या क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं, वो छोड़ो, मैं तो अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन कि मुझे फाइंड ए वेक्टर करना है और मुझे वेक्टर की वैल्यू पता है सिर्फ, और डायरेक्शन तो इससे निकाल लूँगा, इसके पैरेलल है या इसके अलोंग है। वैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें। क्वेश्चन ये है कि देखिए बोला गया कि देखिए हमारे पास ना एक वेक्टर है ए, उसकी वैल्यू है 2i कैप 3j कैप 5k कैप, और एक वेक्टर है बी जो कि है i कैप j कैप माइनस k कैप। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ थर्ड वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू a एंड वेक्टर इज़ पैरेलल टू b। क्वेश्चन बहुत टफ हो गया, जेई लेवल हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन दोबारा कह रहा फाइंड अ थर्ड वेक्टर c, ऐसे ही बोल दिया मैंने, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड थर्ड वेक्टर या फाइंड अ वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड करो विच हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू a, कि जो मैग्नीट्यूड होगा a के बराबर होगा, एंड डायरेक्शन या पैरेलल टू b वेक्टर। मतलब हमसे बोला गया एक ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम कि भाई ऐसी वेक्टर की बात की जा रही है, कोई ऐसा वेक्टर है, मान लो c वेक्टर,
उस सी वेक्टर की खासियत क्या है कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर है, ए का, पर पैरेलल किसके, बी के, यानी डायरेक्शन किसका इस्तेमाल करना, डायरेक्शन ऑफ बी इस्तेमाल करना है। बात समझे? तो हम बोलेंगे अच्छा क्वेश्चन को मैं अब समझा कि फाइंड अ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए एंड पैरेलल टू बी, मतलब मैग्नीट्यूड ए का यूज़ करो, डायरेक्शन किसका यूज़ करो, बी का। पैरेलल मतलब डायरेक्शन उसी का है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन उसका। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या आंसर आएगा बताओ, आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। और डायरेक्शन ऑफ बी लिखना है। डायरेक्शन ऑफ बी कैसे लिखोगे, बी वेक्टर को आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो आंसर आ गया। तो ये जो सी आया, सी वो थर्ड वेक्टर आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को दिया किया जाता है, ठीक है, नोट इट डाउन। देखिए टॉपिक का नाम है आपके पास, टॉपिक का नाम है आपके पास यूनिट वेक्टर। अगला टॉपिक यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप 2 के कैप मान लो, और क्या बोला, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ऑफ ए बोलेगा या बोलेगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए। दोनों में से जो बोल दे एक ही बात है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए और फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन का पार्ट ये रहेगा कि आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वेक्टर आई कैप जे कैप 2 के कैप, और नीचे लिख दोगे उसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। जब कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा ना, तो आ गया आंसर। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, यानी जो आपने पीछे पढ़ा वही है, डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ध्यान रखना यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, मन के अंदर क्या चल रहा है, डायरेक्शन। ये क्या है, डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ मैं, ये क्या निकला, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये है यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अब मेरी बात सुनो, इसको ऐसे भी लिखते कई बार, सिंबल के तौर, सिंबल में ऐसे लिखते, देखो ए कैप लिखते, क्योंकि क्या ये डायरेक्शन ऑफ ए। अगर डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या था, एक्स कैप, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए कैप। तो आंसर क्या आया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। मतलब इस पूरे को लिखने की जगह ऐसा लिख सकते हैं हम, ए कैप सिंबल के फॉर्म में। बात नहीं समझे, फटाफट नोट कर लो, आसान टॉपिक है यूनिट वेक्टर, फटाफट नोट करो। देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास, बड़े आसान टॉपिक है, थोड़े जल्दी में करते हैं, है ना। अगला टॉपिक है आपके पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, देखिए पैरेलल वेक्टर समझते हैं। पैरेलल, देखिए अगर दो वेक्टर है, इनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हुआ तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर। भले इसका वैल्यू 2 न्यूटन है, इसका वैल्यू 10 न्यूटन है, वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनका डायरेक्शन सेम हुआ तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं, अगर तुम देखोगे तो ये दोनों में कोई भी एंगल नहीं बन रहा। एंगल तब बनता जब ये ऐसे होते हैं, किस तरफ है किस तरफ, इन दोनों में तब एंगल बनता है ना, अभी एंगल नहीं बन रहा। तो इनके बीच में जो एंगल है, वो एंगल है 0। बात समझे, मतलब ऐसा कह सकते हैं इसका जो मुंह है और इसका जो मुंह है दोनों एक तरफ ही है, तो दोनों में कोई एंगल नहीं बन सकता। तो इसको अगर एंगल 0 हुआ, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, 0, 2 वेक्टर्स है ना, अगर हैविंग एंगल 0, हैविंग एंगल इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर थीटा 0 डिग्री आए कभी भी, तो समझ जाओ वो दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। अच्छा बात समझ पा रहे हो ना। तो वैल्यू अलग अलग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अच्छा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो बहुत सारा हम चीज़ कर सकते हैं, पर इस बार मैं मैथमेटिकल नहीं करवा रहा। इसके ऊपर बस इतना ध्यान रखना, एंगल 0 तो पैरेलल, एंगल 0 ना हो तो अलग बात है। अब मेरी बात को सुनो, आगे देखो अगला जो टॉपिक है हमारे पास, अब थोड़ा हम फास्ट रहेंगे, आसान टॉपिक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, जैसे समझना, देखो एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, दोनों की वैल्यू भले ही अलग हो सकती है,
दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल अलग हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन क्या है, अलग, सॉरी डायरेक्शन है इस तरफ तो एक का इस तरफ। नेगेटिव वेक्टर को भी कह सकते हैं आप एंटी पैरेलल वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात सुनो, फ़र्क क्या है यहाँ पर कि इसका मुंह और इसका मुंह, इसके मुंह से इसके मुंह तक पहुँचने के लिए आपको 180 डिग्री का फैसला करना पड़ेगा। बात समझे? पहले क्या था, बिल्कुल सामने थे, कोई एंगल नहीं था, पर एक ये इस तरफ एक इस तरफ है, तो हम इसको बोलते हैं 180 डिग्री। पता है आप लोगों को? नहीं पता? अरे देखो, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे 180 डिग्री चलना पड़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो हमने पढ़ा पैरेलल वेक्टर जब एंगल 0 डिग्री हो, एंटी पैरेलल वेक्टर जब एंगल कितना हो, 180 डिग्री। फटाफट नोट करो, इजी टॉपिक है, बाद में इसका और हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, ऑलमोस्ट अगर अभी मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास 2 ही छोटे छोटे टॉपिक है चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, मतलब वेक्टर वाले डेफिनेशंस वाले टॉपिक को ख़त्म करने के लिए। एक है आपके पास बड़ा सिंपल, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स किसको बोला करेंगे हम, कोप्लेनर वेक्टर्स, और किसको बोला करेंगे हम, समझा रहा हूँ मैं। चलो कोप्लेनर समझते हैं पहले। तो कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलेंगे, अगर आपका जो वेक्टर है वो सारे एक ही प्लेन के अंदर है। जैसे देखिए, ये एक प्लेन है, प्लेन सरफेस, क्या ये मेरा जो बोर्ड है प्लेन, और उस प्लेन के अंदर ही सारे वेक्टर है, तो ये सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। तो बड़ा आसान था। वैसे ही हमारे पास एक लास्ट है, समझ लेते हैं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, देखिए को इनिशियल वेक्टर उनको बोलते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट एक हो। जैसे ये यहाँ से निकला, ये भी 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 यहाँ से निकला, तो इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो को प्लेनर वेक्टर उसको बोलेंगे जो सब एक प्लेन में हो, को इनिशियल वेक्टर उसको बोलेंगे जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, एक हो, या जहाँ से वो निकल रहे हैं वो एक पॉइंट से निकले। ठीक है, डेफिनेशन इनकी आएगी तो आप लिख सकते हो अपनी भाषा में कन्वर्ट करके, आप इसको नोट कर लो। ये रहेगा अभी वेक्टर में, डेफिनेशन में लास्ट हमारा, और छोटी मोटी बातें रह गई है तो अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। डेट इज़ एंजॉय योर डे, मस्त एकदम। अब आगे हमारा डिफ़िकल्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कल, ठीक है।